हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2013 में जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था EVS का, उसका पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन जो रहेगा 61 से लेकर 90 तक रहेगा। तो CDB का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे आप सीटेट के नाम से एक सीटेट जुलाई 2020 मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। या डायरेक्टली आप गूगल पे या फिर जाके आप यूट्यूब से भी निकाल सकते हो। तो चलिए आज EVS का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। EVS का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग इसको टेस्ट के तौर पे भी देख सकते हैं कि आप लोग अपना आंसर पहले देने की कोशिश करें, उसके बाद मेरे आंसर को देखें। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट peeped into a mosquito stomach and proved that mosquitoes spread malaria, and for his research was awarded Nobel Prize in Medicine in December 1902 is। तो मतलब कहा जा रहा है कि एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मलेरिया के मच्छर के पेट में झांक के देखा कि इससे जो बीमारी फैलती है वो मलेरिया बीमारी है, और उनको इस रिसर्च के लिए 1902 में एक नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, मेडिसिन के रिसर्च में नोबेल प्राइज़ मिला था। हिंदी वाले यहाँ से हिंदी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे चार्ल्स डार्विन है, फिर उसके बाद ग्रोगर मेंडल है, जॉर्ज मिस्ट्रल है, या फिर रोनाल्ड रॉस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोनों हिंदी इंग्लिश के बच्चे देख सकते हैं अपने हिसाब से। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ही फाइंड आउट किए थे। ये काफ़ी एग्ज़ाम में कई मरतबा मैं एग्ज़ाम में देखा हूँ कि ये पूछा गया है कि किसने पता किया था और उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था या कौन सा उनको प्राइज़ मिला था, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ उनको दिया गया था, कब दिया गया था? 1902 में दिया गया था। किस काम के लिए? वही मलेरिया का पता लगाने से रिलेटेड था। तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ बहुत सारे हैं, उसमें से 4th बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62 में क्या कहा जा रहा है? Rajat said to his friend, I cannot play because I am down with fever. I passed through a cycle of shivering, fever and headache and finally sweating. After my blood test, doctor prescribed me a bitter medicine. Rajat might be suffering from। रजत एक लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं आज नहीं खेल सकता इसलिए कि मुझे बुखार है और मुझे मतलब कपकपी है और मेरे सर में दर्द है और मुझे पसीना भी आ रहा है। तो ये सारे जो लक्षण बताए जा रहे हैं, तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि इनको कड़वा दवा देने की आवश्यकता है, इनकी कड़वा दवा दी जाए। तो रजत को कौन सी बीमारी है या किस बीमारी में वो मुब्तला है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे टाइफाइड है, डायरिया है, कॉलरा है या मलेरिया है। तो क्या होगा? एक कड़वी दवा जो है वो किस में दी जाती है? मलेरिया में दी जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। हुआज अलबैरूनी। बैरूनी के बारे में, चूँकि एक फॉरेन ट्रेवलर था, इसके बारे में सवाल बनता है ये। तो ये कौन था? आपके ऑप्शंस यहाँ पे कुतुब शाही सुल्तान हु रूल्ड आवर कंट्री फॉर अबाउट 40 years, अ ट्रेडर फ्राम अफगानिस्तान हु केम टू स्टडी द ड्राई फ्रूट मार्केट्स ऑफ द कंट्री। ऑप्शन 3, अ ट्रेवलर फ्राम उज्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास ऑफ आवर कंट्री। अ ट्रेवलर हु ट्रेवल्ड फ्राम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू स्टडी द कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हिंदी वाले हिंदी देख सकते हैं कि अलबैरूनी कौन था। तो अलबैरूनी कौन था? या ऑप्शन 3 जो देखिएगा आप, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो उज्बेकिस्तान से आया था। उसने एक किताब भी लिखी है, अ ट्रेवलर फ्राम उज्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आवर कंट्री। अपने देश के पास्ट के बारे में अगर हमें जानना होता है तो उसकी किताब काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। तो वो कौन था? एक ट्रेवलर था, उज्बेकिस्तान से आया था। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं इसको मॉडल टेस्ट के पेपर पे लें, काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि सीटेट के पास्ट पेपर को देख के जाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। चैनल पे पहली बार आए हैं और अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सीटेट की फुल प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं 64 नंबर। द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स। वो जानवर जो रात को जागते हैं वो मतलब क्या क्या देख सकते हैं? रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को मतलब देख सकते हैं। कितने रंगों को देख सकते हैं वो उसके बारे में आपको बताना है। इन ऑल कलर्स ओनली, इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स 3, इन ग्रीन कलर ओनली, 4th में कहा जा रहा है इन रेड कलर ओनली। तो क्या देखते हैं जो जानवर रात में
जाग सकते हैं, वो किन किन वस्तुओं को देख सकते हैं या किन किन रंग को देख सकते हैं। 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर्स, तो ये आपका जो केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। 64 में क्या कहा जा रहा है? 64 में कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट हर्ड। तो हाथी के झुंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट है वो बताना है आपको। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स अप टू 14 टू 15 ईयर्स। एक एलिफेंट हर्ड जो होता है, झुंड होता है उन लोगों का, वो मेनली उसमें एक फीमेल और एक बेबी एलिफेंट उसमें होती है। कितने साल तक? 14 से 15 साल तक के। या फिर एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइज मेंबर्स ऑफ ए पार्टिकुलर फैमिली, ठीक है, वो किसी खास परिवार के सदस्य को अपने पास रखते हैं या वो लोग होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, कि उसमें जो एकदम ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो उसका लीडर होती है। एन एलिफेंट हर्ड में एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग। एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? तो ये एक लिमिटेड है, तो इसमें से क्या करेक्ट होगा? कौन कौन सा? 65 में राइट क्या होगा? यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि 65 में करेक्ट क्या होगा, आपको बताना है कि 65 का राइट आंसर क्या होगा। तो 65 में अगर आप ए और सी देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और सी में अगर आप जाएंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट अप टू, मतलब उनके पास जो बच्चा साथ में होता है झुंड में वो 14 से 15 साल तक का होता है। और एक एलिफेंट हर्ड कंप्राइज मेंबर ऑफ पार्टिकुलरली फैमिली, तो ठीक है 1 मिनट 65 65 का बी, ए और सी, ठीक है, हाँ ए और सी, ए सही है। सी में अब देखते हैं द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द, हाँ तो झुंड में जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो लीडर होती है। तो 65 का ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं inside the petals in the middle of flower we find a thin powdery structure called। तो पंखुड़ियाँ जो होती हैं उनके अंदर यानी फूलों के अंदर कुछ हमें ऐसा पाउडर जैसा मतलब वस्तु उसके अंदर कुछ मिलता है, पतला पतला देखने के बाद जिससे उसको हम टच करते हैं तो हमारे हाथ में लगता है कि हाँ पाउडर जैसा कुछ लग गया है। तो वो पाउडर को क्या कहा जाता है? इसमें इंग्लिश में देखते हैं एंथर है, पॉलन है, रेडिकल है या स्टिग्मा है। हिंदी में इसको बोलते हैं परागकोश है, पराग है, मूलांकुर है या वतिकाग्र, क्या बोलते हैं उसे? 66 का राइट आंसर क्या होगा? 66 में जो आपका पॉलन है जिसको कि हिंदी में पराग बोलते हैं, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। If you go to Ahmedabad, Gujarat by train, then at Ahmedabad railway station you will find the most of the vendors are selling। अगर आप अहमदाबाद जा रहे हैं, गुजरात में जो है अहमदाबाद जा रहे हैं किससे? ट्रेन से, तो आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे पाएंगे कि बहुत सारे ठेले पे बेचने वाले ठेले पे बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? यानी वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ क्या उसके बारे में बताना है। ढोकला विथ चटनी एंड लेमन राइस। 2 में कहा जा रहा है छोला भटूरे एंड लस्सी। 3 में कहा जा रहा है इडली और चटनी एंड वड़ा चटनी। और 4 में पूड़ी साग एंड ठंडा दूध। क्या करेक्ट होगा इसका? 67 का राइट क्या होगा? बिल्कुल ढोकला विथ चटनी एंड लेमन राइस, ये काफ़ी वहाँ का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है। तो ये वहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं ठेले पे बेचने वाले, वो लोग बेचते हुए आपको दिखेंगे। अगर आप गए हैं तो देखे होंगे या नहीं गए हैं, जाएंगे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्यों? पंछियाँ जो होती हैं अपनी गर्दनें बहुत हिलाती हैं, क्यों? क्या रीज़न है? दे कैन फ्लाई, द बर्ड्स आइज़ आर फिक्स्ड, द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज़, देयर एयर्स आर कवर्ड विद फीदर्स। तो क्या है? क्योंकि उनकी आइज़ जो होती हैं फिक्स होती हैं, उनकी जो आइज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं, इसी वजह से वो अपने गर्दन को हिलाती हैं। तो 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वो फिक्स होती है, जिसकी वजह से उन्हें इधर से उधर देखने के लिए पूरी गर्दन को अपना मोड़ना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, इसी वजह से वो हिलाती हैं।
69 नंबर देखते हैं। आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट दैट देयर इज़ लेस हेमोग्लोबिन इन हिज ब्लड। एक डॉक्टर जो है पेशेंट का चेक करने के बाद कहता है कि इनके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी है, यानी खून की कमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो उसे क्या खाना चाहिए कि जिससे उसकी खून की कमी है वो रिकवर हो जाए। ऑप्शन यहाँ पे है, एक में है राइस शुगर आंवला, 2 में है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स व्हीट ऑरेंज, 3 में है जैगरी लेमन राइस, 4 में है आंवला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैगरी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंवला ग्रीन लीफ यानी हरे पत्ते, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हरे पत्तेदार सब्जियां या फिर गुड़, ये जो है आपके आयरन की डिफिशियंसी को रिकवर कर देगा। अगर आपको हेमोग्लोबिन की कमी है तो इससे आपका वो रिकवर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 strongly recommends that teaching of EVS at primary stage should primarily aim at। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है जो स्ट्रांगली रिकमेंड करता है, स्पेशली जबकि आप प्राइमरी लेवल पे EVS पढ़ा रहे हो तो उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। एक में जो है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, 2 में है मेमोराइजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट, 3 में है लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, 4 में है एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली। तो क्या होगा 70 का राइट आंसर? 70 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ये जो है थर्ड, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी क्लासरूम के लर्निंग को आउटसाइड जो स्कूल है उससे आपको रिलेट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एनसीएफ यही कहता है कि डेली रूटीन लाइफ से आप एजुकेशन दीजिए बच्चों को, यानी क्लास से बाहर निकाल के माहौल के हिसाब से जिस सोसाइटी से वो आ रहे हैं उस सोसाइटी से जोड़ के बच्चों को आप शिक्षा दे दिए, तब जाकर आपका शिक्षा जो है सफल होगा। तो ऑप्शन 3 ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 71। Which one of the following is not consistent with the requirement of EVS curriculum at primary stage? कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो प्राइमरी लेवल पे हम उसे शामिल नहीं कर सकते हैं EVS पढ़ाने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। यानी नॉट को आपको देखिए यहाँ पे वैसे भी अंडरलाइन कर दिया, ये बहुत ध्यान देना है। अगर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं तो ये आपको ध्यान देना, इसी में नहीं आप चाहे CDB का दे रहे हो, मैथ का दे रहे हैं, EVS का दे रहे हैं, लैंग्वेज का दे रहे हैं, अगर नॉट पूछ लिया है तो आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्योंकि नॉट का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी एक तरह का कह सकते हैं कि पजल टाइप होता है, दिमाग घुमा देता है। आंसर काफ़ी इजी होता है लेकिन हम क्वेश्चन को एक दूसरे पहलू से ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारा थोड़ा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉट दिया है तो नहीं है सूटेबल, कौन सा इसमें से आपको ये बताना है। तो 71 का अगर ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट शुड इक्विप द लर्नर्स विद नॉलेज एंड स्किल्स टू इंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। बच्चों को दुनिया की नॉलेज के बारे में शिक्षा और ज्ञान से लैस करना चाहिए। तो क्या है मतलब, एक तरह का कह सकते हैं कि रट्टाफिकेशन मेमोरी बेस हो गया। और इसी से EVS आपका जो है या NCF 2005 है एजुकेशन सिस्टम में इस पर बल देता है कि बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रहेंसिव, डेली रूटीन लाइफ, सोसाइटी या जिस कम्युनिटी से बच्चे आ रहे हैं उससे जोड़ के उनको बताया जाता है कि उन्हें उस सोसाइटी में रहना, उस सोसाइटी में वो अच्छा काम कर सके। तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए चूँकि यहाँ नॉट पूछा था। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं। हाईली प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन NCERT टेक्स्ट बुक ऑन EVS 2। मतलब NCERT बुक के जो EVS है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर्स फॉर कंटेम्पलेशन,
एंड वंडरिंग। 3 में प्रोवाइड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स, इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो को रोक के आंसर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में प्लीज़ इसको लीजिए ताकि आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो 72 का अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ये 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर्स फॉर कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग। क्या है? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो क्या है कि वो बच्चे सोच सके, वंडर कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके, उनको इतना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जा सके कि वो खुद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म के बेस पे वो अपने एजुकेशन को हासिल कर सके। तो ये ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूडिंग पोएम्स एंड स्टोरीज़ इन EVS टेक्स्ट बुक। इनमें से कौन सा एक है जो कि आप EVS टेक्स्ट बुक में पोएम या फिर स्टोरी पढ़ाने के लिए ज़्यादा मतलब कारगर नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा एक उद्देश्य नहीं, वो बताना है। टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, टू हैव अ चेंज इन द रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट, to provide fun and enjoyment for learners, to promote imaginative and creative ability in the learners। तो क्या है जो नहीं होना चाहिए? तो 73 में क्या होगा? आप भी आंसर कर सकते हैं। तो 73 का ऑप्शन 2 जो कह रहा है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। टू हैव अ चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना चाहिए। यानी बच्चों का जो रूटीन है या फिर जो मतलब उनके पास कंटेंट है उसमें किसी न किसी तरीके से मॉडिफिकेशन कर देना या फिर उनके बिहेवियर में मतलब पॉजिटिव चेंजिंग का ना कर पाना। तो ये एक तरह का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। Good EVS curriculum should be true to the child, true to life and true to the subject। Good EVS curriculum क्या करता है? बच्चों के लिए अच्छा होता है, बच्चों के लाइफ के लिए, ट्रू टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए भी अच्छा होता है। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन को प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो ये जो है बच्चों के लाइफ के लिए, बच्चों और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसका करिकुलम है अच्छा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ करिकुलम डज नॉट मीट द एबो रिक्वायरमेंट्स। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एबो जो ऊपर मेंशन किया गया है, ट्रू होना चाहिए, ट्रू चिल्ड्रन होना चाहिए, ट्रू लाइफ होना चाहिए, ट्रू सब्जेक्ट होना चाहिए, एक मैच नहीं कर रहा है। तो उसमें से क्या होगा? 74 का राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ अगर फोर्थ में देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट एम्फेसाइजेज मोर ऑन टर्म्स एंड डेफिनेशन। ये जो है क्या करता है कि एक तरह का जो टर्म्स एंड डेफिनेशन ही है, शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। तो परिभाषा या शब्द को एक तरह का मेमोरी करना, जहाँ भी मेमोरी आ जाए, रोट आ जाए, वो आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एम्फेसाइज ऑन टर्म्स एंड डेफिनेशन भी आपको नहीं याद करना। तो ये जो है उस बेस पे नहीं है कि अगर इसको हम मतलब डेफिनेशन टर्म्स पे लेते हैं तो ट्रू टू चाइल्ड नहीं होगा, ट्रू टू लाइफ नहीं होगा, ट्रू टू सब्जेक्ट नहीं होगा। तो हमें इसको निकालना है, तो ये हमारा निकल जाएगा 4, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा तीनों। नेक्स्ट देखते हैं। नालिनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल्स। ठीक है, नालिनी जो मतलब एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना चाहती है अपने बच्चों को, 3rd क्लास के बच्चों को। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंगली द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी वुड बी टू। कि मतलब इसमें से कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी होगा कि वो उसे इंट्रोड्यूस कराए। तो मैं अब आंसर्स बताने की कोशिश करूँगा डायरेक्ट, इसलिए कि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा? 75 में 3 आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी यूज़फुल होगा। शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूज़फुलनेस। कि क्या है, बच्चों को अगर एनिमल के बारे में पढ़ाना चाह रही है तो बच्चों को क्या करे कि एनिमल से रिलेटेड क्या नाम है वीडियो दिखाए, उनका यूज़फुल दिखाए और उनके जो एडवांटेजेस हैं या उनके लिए इंडेंजर्स जो पैदा हो रहे हैं उन तमाम बातों को दिखाए। वीडियो एक तरह का डिस्प्ले करना काफ़ी यूज़फुल होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 3 ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर।
क्लास 5 NCERT AVS टेक्स्ट बुक इंक्लूड अ सेक्शन व्हाट वी हैव लर्नड। तो क्लास 5 में NCERT टेक्स्ट बुक में एक सेक्शन है, उसमें सम्मिलित किया गया है हम क्या समझें, वाट वी हैव लर्न, कि हम क्या समझें इन द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के लास्ट में होता है। इट इज़ सजेस्टेड दैट आंसर टू क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन हिज सेक्शन शुड नॉट बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग। दिस शिफ्ट हैज़ बीन डन बिकॉज। तो ये हर किताब के लास्ट में दिया रहता है। किस लिए दिया रहता है कि हम क्या समझे। इसका मतलब क्या है कि अगर पढ़ने वाला कुछ पढ़ रहा है तो उस पर हम सही या गलत का अनुकूलन हम नहीं कर सकते, बल्कि वो उसका जो मेन पर्पस है क्या है, वो उसके मेन पर्पस को हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, चिल्ड्रेन कैन नॉट राइट करेक्ट आंसर एट दिस स्टेज। ऑप्शन 2, इट इनहेंसेस कन्वीनियंस टू टीचर्स इन असेसमेंट। 3 में है, इट हेल्प्स द टीचर टू नो हाउ चिल्ड्रेन आर लर्निंग। 4 में है, इट रिड्यूसेस सब्जेक्टिवली इन असेसमेंट। तो क्या होगा 76 का राइट आंसर। 76 का राइट आंसर पे अगर 3 पे आप चलते हैं तो यहाँ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, इट हेल्प्स द टीचर टू नो हाउ चिल्ड्रेन आर लर्निंग। तो इससे ये पता चलता है लास्ट में कि हम क्या समझे। पढ़ने के बाद पता चलता है टीचर को कि बच्चा कंटेंट को कितना हद तक समझ लिया है। ये फ़ायदा होता है। अगर कोई बच्चा उसको सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब बच्चे ने पूरी तरह बात को नहीं समझा है, और जिसने डिफाइन कर दिया उस बच्चे ने पूरी तरह बात को समझ गया है। तो टीचर को अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसका कंटेंट जो डिलीवर हुआ है वो बच्चा कितना हद तक सीख लिया और समझ गया। तो ये फ़ायदा होता है। तो ऑप्शन 3 ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77, experimenting, exploring, investigating and questioning constitutes essential elements of active learning of AVS। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, इसे जो AVS के पार्ट्स को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाते हैं। आ टीचर अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वी शुड ईट। ठीक है, तो एक टीचर जो है एक फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को अरेंज करता है, और उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि फूड वी शुड ईट। खाना जो हमें खाना चाहिए, यानी वो खाना जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो उसके लिए क्या करेगा वो, ऐसे चैप्टर को पढ़ाने के लिए वो क्या करेगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे 77 का क्या करेक्ट होगा, तो 77 का अगर हम 3 ऑप्शन देखते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज, कि व्हाट वी शुड ईट, कि हमें क्या खाना चाहिए। तो बच्चों से खुद बोले कि बच्चे इससे रिलेटेड जो पॉसिबल कंटेंट रिसोर्सेज हैं उसे आप जमा कीजिए। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑप्शन अदर देख लेते हैं जो नहीं होंगे। ड्रा द डायग्राम ऑफ ऑल सच फूड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और ये काफ़ी ईजी नहीं हो पाएगा। और इसमें जो कहा जा रहा है गिव एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फूड्स इच इन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, ये भी काफ़ी सख्त नहीं है, इसलिए कि उतना इफेक्टिव नहीं होगा, सीनेबल नहीं होगा। शो अ वीडियो ऑन द टॉपिक, ये भी काफ़ी यूज़फुल नहीं होगा जब तक कि बच्चे, इसलिए कि बच्चे खुद खाते हैं तो वो अपना एक तरह का लिस्ट बना के लाएंगे, तो वो काफ़ी फ़ायदा होगा। सोसाइटी से जुड़ा हुआ, डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ, आउट ऑफ क्लास जुड़ा हुआ। तो यही NCF कहता है, और एजुकेशन ऐसे ही देनी चाहिए। और NCERT में एजुकेशन देने की बात इसी तरह की गई है। 78 नंबर देखते हैं। While teaching the topic on air is everywhere to class 5 students, Geetika plans to perform the following activities। गीतिका एक जो कि 4th क्लास के बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाना चाहती है और वो प्लान करती है पढ़ाने की। क्या है वो, एयर इज़ एवरीवेयर, की हवा हर जगह है, हवा सब जगह। ये टॉपिक वो प्लान करती है पढ़ाने के लिए। तो कौन सी एक्टिविटीज़ उसके लिए बेटर होगा पढ़ाने के लिए। टेक द स्टूडेंट्स टू अ फील्ड ट्रिप, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रू स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यूज़ मल्टीमीडिया कैप्सूल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आस्क प्रॉब्लम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। तो क्या होना चाहिए 78 का ऑप्शन 1 देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेक द स्टूडेंट टू अ फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप तो एकदम दिमाग में बैठ ही जाएगा। बच्चा जैसे जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। क्षेत्र भ्रमण पे बच्चे जाएंगे तो वहाँ देखने के बाद तो वो फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए उनके दिमाग में वो सस्टेन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होगा फील्ड ट्रिप उनके लिए। तो ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं।
79 में कहा जा रहा है द सेक्शन ऑन डू दिस एंड फाइंड आउट, कि एक चैप्टर है करके देखो, यानी डू दिस एंड फाइंड आउट, इसे करो और पता लगाओ, जो भी आप डेफिनेशन करना चाहे कर सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे हिंदी में इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी वहाँ इंग्लिश में है, ये हिंदी में आपका है करके देखो। डू दिस एंड फाइंड आउट इंक्लूडेड इन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ EVS टेक्स्ट बुक एम एट। तो ये EVS के बहुत सारी किताबों में इसको इंक्लूड किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑन इन एग्जामिनेशन, लर्निंग डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, कीपिंग द स्टूडेंट्स इंगेज्ड एट होम। बच्चों को इंगेज नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना है। बच्चा दो में से क्या करेक्ट होगा? 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 79 का करेक्ट आप देखेंगे तो बेस्ट जो आपका जाएगा 1 जाएगा। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की मतलब खुद किसी चीज़ को करके देखे। जो चीज़ें जिस तरह ना बच्चों को थ्योरी अगर करा दिया जाए, उनको प्रैक्टिस ना कराया जाए तो थ्योरी बेकार है, क्योंकि थ्योरी से आपको प्रैक्टिस नहीं आएगी। प्रैक्टिस से आप थ्योरी तो कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल समथिंग, बट इट्स नॉट पॉसिबल जस्ट आफ्टर लर्निंग द थ्योरी यू कैन नॉट गो एंड गेट सक्सेस इन द वे ऑफ प्रैक्टिस। तो ये जो है आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80, ए गुड असाइनमेंट इन EVS शुड प्राइमरली एम एट। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। असाइनमेंट जो दे रहे हैं, बच्चों को काम दे रहे हैं, उसका प्राइमरली एम क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए, वो आपको यहाँ ऑप्शन दिए। 1 में है रिवाइज द लेसन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, 2 में है इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कीप द स्टूडेंट्स इंगेज्ड एंड डिसिप्लिन, प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या होगा 80 का करेक्ट आंसर? तो 80 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो देखने से पहले आपको देखना ये है कि जिस ऑप्शन में ये बोला जाए कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया जाए, बच्चों को सोशल बेस एजुकेशन दी जाए, बच्चों को कंस्ट्रक्शन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, या आउट ऑफ द क्लास बच्चों से एजुकेशन को जोड़ा जाए, वो आपका ऑप्शन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको याद करना है, और ऐसे ऑप्शन अगर मिले तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 80 में क्या कहा जा रहा है, डी प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मतलब एकदम खुल के यहाँ अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। 81 देखते हैं। As an EVS teacher, the major objectives of organizing a field trip to a zoo should be, ये कि EVS आप टीचर हैं और ये सोच रहे हैं कि बच्चों को जू ट्रिप करवाएं, तो कैसे क्या मतलब होना चाहिए इसके लिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दिखेंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है टू प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट टू स्टूडेंट्स, 2 में कहा जा रहा है टू हैव अ चेंज इन मोनोटोमी ऑफ routine teaching schedule to provide active learning experience to students to satisfy parents on quality of education। तो 81 का करेक्ट क्या होगा? 81 का करेक्ट अगर सी देखेंगे तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। क्या है? टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। क्या मतलब? एक्टिव लर्निंग की बात की गई। बच्चा सीख रहा है, मतलब कर रहा है तो कुछ सीख रहा है, देख रहा है तो कुछ सीख रहा है, जा रहा है तो कुछ सीख रहा है, इसे बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। 82 में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी EVS इन रिलेशन टू सोशल साइंस। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सोशल साइंस से रिलेटेड इनमें से कौन सा एक ऐसा कंटेंट है EVS में पढ़ाने, EVS से रिलेटेड पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, यानी सोशल साइंस से संबंधित EVS में वो स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। क्या है? ऑप्शन 1 देखते हैं। इट शुड इनेबल चिल्ड्रेन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस, इट शुड इनेबल चिल्ड्रेन टू ग्रो अप एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, इट शुड इनेबल चिल्ड्रेन टू रिस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस। 4th में इट शुड इनेबल चिल्ड्रेन टू लर्न करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द की टर्म्स। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी आपको नोट दिया हुआ, ये फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इसके हिसाब से, कि मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड EVS
अगर जो आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सा एक ऐसा है जो आपका सही नहीं होगा। तो मैं पहले बोला था जो मेमोरी बेस आ जाए, रोट बेस आ जाए, वो आपका फ़ौरन ऑप्शन निकल जाता है, उसके अलावा सब आपका सही हो जाएगा। या क्या कह रहा है, इट शुड इनेबल चिल्ड्रेन टू लर्न करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द टर्म की, ये बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका नहीं होना चाहिए, यही पूछ रहा है क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 देखते हैं। 83 में कहा जा रहा है कविता वांट्स टू एम्फेसाइज मोर ऑन सोशल इश्यूज़ लाइक, कविता के मतलब एक प्लान करती है, वो चाहती है कि वो बल दे किस पे, पॉवर्टी पे दे, लिटरेसी पे दे और एंड क्लास इनइक्वालिटी इन एवीएस क्लास। एवीएस क्लास में वो सोच रहे हैं कि पॉवर्टी पे बात करे, लिटरेसी पे बात करे और क्लास इनइक्वालिटी यानी मतलब एक जैसा बराबरी ना बराबरी के बारे में बात करे क्लास में। तो वो क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस विल बी मोर इफेक्टिव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा ऐसा आइडिया वो अपनाया जिससे उसका ये प्लान सक्सेस हो जाए। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल स्पेशल लेक्चर ऑन रिलेटेड इशूज़, आस्किंग द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर चार्ट्स आर रिलेटेड सोशल इशूज़। 3 में है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट्स टू कलेक्ट द एनालाइज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और ऑप्शन 4 में जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, आस्किंग द स्टूडेंट्स टू राइट स्लोगन्स ऑन रिलेटेड इशूज़। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 83 का करेक्ट आंसर अगर आप देखते हैं तो ये सी में जो कहा जा रहा है बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है कि आस्किंग द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कि वो उनको ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाए, टू कलेक्ट एंड एनालाइज द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये ग्रुप प्रोजेक्ट किस पे दिया जाए कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वो कंटेंट को जमा करे और उसको एनालाइज करे। ठीक है, कि पुअर्टी कितनी है, इलिटरेसी कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है, उससे क्या फ़ायदा और नुकसान है। अगर बच्चे इस पे सोचेंगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान है काफ़ी अच्छा है और अनपढ़ है काफ़ी मतलब उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, तो इन चीज़ों को अगर एनालाइज करेगा तो वो एक तरह का अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर पैदा होगी। तो 83 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन एवीएस एट प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है और इनमें से यानी डज नॉट इंक्लूड ये बताना इसमें से कि ईवीएस पढ़ा रहे हैं आप प्राइमरी लेवल के, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इनमें से कौन सा एक है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट को शामिल नहीं करता है, सम्मिलित नहीं करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशिएंसी इन टीचिंग ये भी पता करता है, इन्हेंसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग ये भी पता करता है, ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स ये नहीं पता करता है। और ये एजुकेशन का ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को ग्रेडिंग दिया जाए, रैंकिंग दिया जाए, अच्छा नंबर दिया जाए, बल्कि एजुकेशन का मेन पर्पज़ ये होता है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चा एक अच्छा इंसान बने, समझदार बने, सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। वो उसे ग्रेडिंग या मार्किंग के लिए पढ़ाया नहीं जाता है और एनसीएफ भी यही बात करता है। 85 नंबर देखते हैं। 85 में कहा जा रहा है गिवन बिलो आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़। नीचे दिए गए कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको पढ़ना है। डिगिंग ऑफ माइन बांधों का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स यानी आपका डिगिंग ऑफ माइन ये आपके खानों का उत्खनन, खुदाई जो होता है उसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स जो है बांधों का निर्माण होता है। कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड हर्ब्स टू सेल देम इन द मार्केट, बाज़ारों में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। वीविंग बास्केट फ्रॉम बम्बू यानी बांसों से टोकरी बुनना। मेकिंग लीफ प्लेट्स आउट ऑफ फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्तों से क्या हुआ, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना यानी खाने के लिए जो पत्तल बनाया जाता था तो उसे बनाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कलेक्ट करके वो आपके हैं। द एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ आर, कि इसमें से कौन सा एक ऐसा काम है या 2 काम है या 3 काम है जिससे कि डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 85 में बी जो आपका करेक्ट होगा उसमें आपका ए और बी दोनों रीज़न माना जाता है। डिगिंग ऑफ माइंस खानों का उत्खनन जो होता है, खुदाई है, उसे भी डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट का रीज़न पैदा होता है। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स है, बांधों का निर्माण है। तो ये दोनों ऑप्शन से आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ए और बी। और ए और बी आपके किस में पाए जा रहे हैं,
एंड बी बोथ, ये ऑप्शन 2 में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 का ऑप्शन 2 जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक तरह का मेटल है, इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कलेक्ट करना है कि ये क्या है। ब्रॉन्ज इज़ एन एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। ब्रॉन्ज इज़ अ मेड ऑन मेल्टिंग कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग कैनन्स एंड स्टेच्यूज। द यूटेंसिल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का जो आपका करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बी और सी। बी और सी में क्या कहा जा रहा है? बी और सी में ये कहा जा रहा है कि ब्रॉन्ज जो है ये इज़ अ मेड ऑन मेल्टिंग कॉपर और टिन का ये बना हुआ है, और ये एक तरह का कह सकते हैं कि हैवी मतलब स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और ये आपका तोप मूर्ति वगैरह बनाने में ये काम आते हैं आपके। तो ये बी और सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बी और सी जो कि आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। 87 में क्या कहा जा रहा है? अ पर्सन लिविंग इन गांधीधाम गुजरात वांट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल मध्य प्रदेश एंड देन हैदराबाद आंध्र प्रदेश। द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी। एक इंसान है जो गांधीधाम गुजरात से पहले तो वो भोपाल जाता है, फिर भोपाल से वो हैदराबाद जाता है। तो रास्ते में कौन कौन से डायरेक्शंस पड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है ये आपको डायरेक्शन यहाँ हल्का सा दिमाग में रखना है। ये आपका जो गांधीधाम का एरिया हो जाएगा, सबसे पहले ये आएगा आपका मध्य प्रदेश आएगा, यहाँ जो पड़ता है यहाँ आएगा, फिर उसके बाद ये हैदराबाद की तरफ आएगा। तो सबसे पहले कहाँ गया? ये आपका डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ वेस्ट से पहले ईस्ट आएगा, ईस्ट से साउथ आ जाएगा। तो ईस्ट और साउथ, पहले ईस्ट तब साउथ। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट टुवार्ड्स ईस्ट देन टुवार्ड्स साउथ। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे ही बोले वैसे आपको हल्का सा पेन से बना देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो 87 का क्या हो जाएगा? 87 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। 88 में कहा जा रहा है इन अ सिटी मैप इट वाज मेंशनड स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। एक सिटी मैप पे एक मतलब स्केल दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ था फार्मूला। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेलिटीज़ ऑन द मैप इज़ 15 सेंटीमीटर देन द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेलिटीज़ इज़। अगर कह रहा है कि अगर डिस्टेंस दो लोकेलिटीज़ के बीच डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी दोनों लोकेलिटीज़ के बीच में? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बताया वो? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? तो 110 को आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 115 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका जो आ जाएगा 1650 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1650 को अगर किलोमीटर में लिखेंगे कितना होगा? 1 किलोमीटर। ठीक है, और यानी 1.56 किलोमीटर, सॉरी 1.65 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। माउंट एवरेस्ट ये किसका पार्ट है? इंडिया, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार सब आसपास में है। आपको बताना है, काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी एग्ज़ाम में कह सकते हैं कि करीब करीब यहाँ से क्वेश्चन हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस में किसी तरीके से बन ही जाता है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? नेपाल। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर काफ़ी इजी है कि माउंट एवरेस्ट ये आपका नेपाल का पार्ट है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर, और ये लास्ट होगा आज का। स्टडी द फॉलोइंग ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया हुआ है कि हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, कि दूसरों की मदद करना, उनके बैग यानी उनके सामान उठा के ले जाना। लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप एट द फ्रंट, कि मतलब पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। आस्क दोज टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, तो उन लोगों से कहना कि वो पीछे रहें जो मतलब
सही तरीके से नहीं चढ़ सकते। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, उनकी देखभाल करना जो ठीक ना हो उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना। ई में कहा जा रहा फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक अच्छी जगह का बंदोबस्त करना और वहाँ पे रेस्ट करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 90 का? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं 90 का। अगर डी हम देखते हैं ADE यानी 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ADE। तो ADE में क्या कहा जा रहा है? ए में ये कहा जा रहा है हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। बिल्कुल, अगर कोई माउंटेनियर है, यहाँ देखिएगा, विच वन ऑफ द एबो आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग, जो माउंटेनियरिंग का लीडर होता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ADE में जो कहा गया वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ए में कहा जा रहा है कि हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, अगर कोई थक जा रहा है तो उसके बैग को अपने कांधे पे ले जाके पहुंचाना। और डी में क्या जा रहा है? लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, कि जो ठीक नहीं, जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है उनकी देखभाल करना, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना। ई में कहा जा रहा है फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, तो चढ़ते चढ़ते थक जाना तो एक अच्छी जगह का सिलेक्शन करके वहाँ रुक के आराम करना। तो ADE जो है ये बिल्कुल एक माउंटेनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बंदोबस्त करे। तो ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे EVS के सीटेट 2013 में जो हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और सीटेट के परीक्षार्थी हैं तो सीटेट से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व हैं, आप जाके प्लेलिस्ट पे वहाँ से देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।